करने वाले हैं स्टूडेंट्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग सब जानते हो, देखो यही इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। आप लोग सब जानते हो दैट मैटर जो होते हैं वो एलिमेंट्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में, मिक्सचर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हम जानते हैं। जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है उनका एलिमेंट होता है। कंपाउंड भी एक तरह के प्योर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट नहीं कह सकते, प्योर सब्सटेंस होते हैं। सब ये सारी बातें आप जानते हो। ठीक है, और टिल डेट, ठीक है, अब तक जो है वो कितने एलिमेंट्स का पता लगाया जा चुका है। 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारे पास 118 वैरायटी की कोई चीज़ है तो तुमको उनको अरेंज करने का ज़रूरत है। ऑब्वियसली उनको सही तरीके से क्लासीफाई करने का ज़रूरत है। क्यों? ताकि तुम उन्हें एक पैटर्न में तो कैटेगराइज कर सको ना। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अगर आपके घर पे, आपके किचन में 118 तरीके के मसाले हैं, स्पाइसेस, तो ऑब्वियसली आप उनको जब ढूंढोगे तो आपको बड़ी मुश्किल होगी ढूंढने में। पर अगर आप उनको उनके कलर, उनके टेक्सचर, उनके टेस्ट या किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको अगर सही तरह से क्लासीफाई कर देते हो, ठीक है ना, बांट देते हो उनको कोई कैटेगरी में, तो आपको ढूंढने में आसानी होगा। यही हमको एलिमेंट्स के साथ भी करना होता है। ठीक है, उनको हमको कैटेगराइज करना होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। ये केओस क्या है? चाओस नहीं है। ठीक है, केओस, केओस का मतलब होता है भगदड़, भीड़ भड़क्का, उथल पुथल। इन सब में हमको एक ऑर्डर निकालना होता है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का कोशिश किया, और क्या ये सिलसिला अभी भी जो है वो जारी है? ठीक है, तो मेजर जो ट्रेंड्स जिन साइंटिस्टों ने निकाला उनके बारे में आप लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट चैप्टर के मेन पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहला डॉबर्नियर ट्राइड्स। नाम याद रख लो साइंटिस्ट का। इन साइंटिस्ट का नाम है जोहान वोल्फगैंग डॉबर्नियर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। इनका क्या कहना था? ठीक है, इनका ये कहना था कि तीन तीन का अगर ग्रुप बनाएंगे हम एलिमेंट्स का, जिनको वो ट्राइड बोलते थे। ठीक है, ये मैं यहाँ से, ठीक, तो ये जो इसको हम ट्राइड कहते हैं। तो ड्रोबेनियर ने ये कहा कि जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। याद रखना, यहाँ पर रफली मेंशन्ड है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है मिडिल एलिमेंट का, वो रफली एक एवरेज होता है पहले और थर्ड वाले के एटॉमिक मास का। ठीक है, मैंने सॉरी एटॉमिक नंबर बोल दिया आप लोगों को। ठीक है ना, मिस्टेक हो गया प्रोनाउंसिएशन करते समय। वो एटॉमिक मास है, करेक्ट, मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा। वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब भाई इच्छा तो हो रहा होगा जानने का ना, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल क्या है? यहाँ पे ट्राइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे एग्जांपल्स क्या है? जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। यहाँ पर आप देख रहे हो इनका एटॉमिक मासेस। जैसे कि लिथियम का 6.9 है, सोडियम का 23 है और पोटाशियम का 39। ये एग्जैक्ट वाला है। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा लिथियम और सोडियम का? क्या होगा एवरेज भाई लिथियम और सोडियम का? दिमाग लगाओ। लिथियम का जैसे कि मास दिया हुआ है ना 6.9, मैं उनको 7 ले लेता हूँ। और पोटाशियम का दिया हुआ है 39, तो हम लोग 39 का और 7 का एवरेज अगर निकालते हैं तो क्या निकलता है? 39 + 7 हो गया 46। 46 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये कटा, आंसर आएगा 23, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर सोडियम का है। करेक्ट, यही तो बताना चाह रहे थे वो डोमिनियर ट्राइड्स। ओके, करेक्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ नीचे देख रहे हो, इसमें से आप पता कर पाओगे क्या कि कौन सी डोबर्नियर ट्राइड को बिलोंग करता है? ठीक है, खैर छोड़ो, इतना पता करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट डोबर्नियर ट्राइड्स दिखा देता हूँ। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आप नाम के लिए देखो, मैं क्या करता हूँ ना कि मैं नेमोनिक्स पे थोड़ा विश्वास करता हूँ। नेमोनिक्स इन द सेंस छोटा मोटा ट्रिक आपको लगाना चाहिए हर जगह। ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं होते। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ ट्रिक्स के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं कि नहीं ट्रिक्स से हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग होते हैं जिन लोग ट्रिक्स के साथ पढ़ना चाहते हैं। आप उन दोनों का एक ब्लेंड निकालिए ना, आप उन दोनों को ही मिक्स करिए या उनका एक निचोड़ निकालिए। जैसे यहाँ पर देखो, टॉबेनिया ट्राइड्स में एक तो बड़ा ही अच्छे से आप समझ सकते हो, ये रहा जैसे CBI तो नाम पता ही होगा सबको। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ जाएगा LNK। अपने से कुछ भी एक ट्रिक बना सकते हो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे डोबेनियर जी। और यहाँ पर आप जब देख रहे हो इनका जब आप देखोगे तो इन सभी का एटॉमिक नंबर जो है, जैसे लिथियम और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो सोडियम का एटॉमिक नंबर उनका एवरेज होगा। वैसे स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर कैल्शियम और बेरियम का एवरेज होगा। वैसे ही ब्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज होगा। ठीक है, वैसे ही तो ये तो हुआ। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में आते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन, मतलब कि किसका, कौन निकाला इसे, कौन डिस्कवर किया ये ट्रेंड? तो 1866 में
जॉन न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, वो उस समय के जो पता चला हुआ एलिमेंट्स थे उनको अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में लगाए। जस्ट सेकेंड, सॉरी, यस। तो उनमें जब वो एक ट्रेंड नोटिस किए। क्या ट्रेंड था वो? लेट मी मेक इट मोर क्लियर। उन्होंने सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास ऑब्वियसली हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और उस टाइम पे नोन थोरियम जो कि 56 एलिमेंट था, सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला, उस पर एंड किया। तो उन्होंने एक चीज़ पता किया कि एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो था वो पहले वालों के बराबर था। ठीक है, करेक्ट है। जैसे कि ऑक्टेव्स होते हैं ना म्यूज़िक में, आप सा रे गा मा पा धा नी, सा नंबर क्या होता है? ठीक है, आप म्यूजिक का रूल जानते हो, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो लास्ट में जो सा आता है ना वो 8th होता है, यानी 8th वाला जो है वो पहले से रिपीट होता है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। करेक्ट, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आज इसका नाम हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसको आप बेटर होगा कि आप अगर देखो खुद तो आपको अंदाजा होगा। देखो जैसे ये रहा, मैं हाइड्रोजन से अगर स्टार्ट करूँ, 8वां कौन सा आएगा? फ्लोरीन। उसका 8वां कौन सा आएगा? क्लोरीन। तो तुम बोलोगे नहीं सर मैं बेरिलियम से स्टार्ट करना चाहता हूँ, करो बेरिलियम से स्टार्ट। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर तो बेरिलियम के नीचे एल्युमिनियम आना चाहिए, इसे कैसे गड़बड़ दिया हुआ है? इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप बेरिलियम से स्टार्ट करना चाहते हो, मान लेते हैं, या कोई भी एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो, आप 8th एलिमेंट सिमिलर है या नहीं चेक करना चाहते हो, तो बेरिलियम से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेरिलियम को भी इंक्लूड करोगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां एंड 8th वन, Mg। सो मैग्नीशियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर बेरिलियम इन केस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आई एम सेइंग, और ऑब्वियसली द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ओके, करेक्ट। अब देखो बाबू लोग, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कभी भी किसी चीज़ का गारंटी नहीं होता है। अगर तुम बोलोगे ना कि नहीं ये तो ऐसा होता है, धरती तो गोल है, तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में कोई भी ट्रेंड अगर आप लेके पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई एक्सेप्शंस जो है वो कूद जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी होगा, ये तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, और क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो आ गया, इट वॉज फाउंड दैट ऑक्टेव्स का जो लॉ है वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, और कैल्शियम के बाद जो है वो 8वां एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं पॉजेस करते हैं फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, अब न्यूलैंड क्या था, वो जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, और उनका कहना था कि भाई 56 एलिमेंट से ज़्यादा कुछ एलिमेंट आएंगे नहीं मार्केट में, तो इसीलिए उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ा किसी के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर और क्या, न्यूलैंड्स ने अपने ट्रेंड में फिट करने के लिए एलिमेंट्स को, न्यूलैंड 2 एलिमेंट को एडजस्ट कर दिए एक स्लॉट में। ठीक है, चेंज नहीं, चेंज प्रॉब्लम अच्छी। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करते होंगे दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिनका कि इनसे काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। देख रहे हो कोबाल्ट और निकल को? देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा। एक तो ये कोबाल्ट और निकल को इन के साथ डाल दिए हैं एक स्लॉट में, 2 एलिमेंट को आप क्यों डाल रहे हो? पहला गलती। दूसरा, उनके साथ डाले हुए हैं जिनके साथ उनका प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स भी बचा हुआ नहीं है एक्सेप्शन से और गड़बड़ से, केमिस्ट्री में तो है ना भाई, वो तो रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इनको ये क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। मैं तो बोल के वैसे भी मेरे गले में छाले पड़ गए हैं बच्चों को बोल के। ठीक है, कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जरूर करना एनसीईआरटी का। इन टेक्स्ट नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत है, अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को इग्नोर कर रहे हो तो भी दिक्कत है। ठीक है, अगर आप फैंसी बुक्स के चक्कर में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज के लिए आप पढ़िए उसको, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर क्या है कि आजकल के सो कॉल्ड बहुत ही अच्छे स्कूल्स जो हैं वो एनसीईआरटी को डिग्रेड करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई आप एशचंद पढ़ो, आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, फलाना ढिमका कुछ भी पढ़ो, मतलब नया पब्लिकेशन दुकान जैसे चल रहा है उसको पढ़ो, वो आपको IIT जेईई फेई फलाना जो भी है एग्जाम उसके लिए प्रिपेयर कर देगा, तो आप कर सकते हो। ठीक है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट इट, बट येस, if you want to score well in board exams, there is only one answer for this and there is only one strategy for this: to increase your command, okay, on NCERT books. This is the one and only advice and one and only strategy for students who are preparing for board exams that I am saying. अगर आप किसी और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेरी बात उस पर लागू नहीं होती। करेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, जैसे डिड डॉबर्नियर ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। भाई अगर ऑक्टेव्स में वो कहाँ से आ पाएगा, मतलब ऑक्टेव्स तो 8 के रूल में चल रहा है और ट्राइड्स हमारा तो दूसरे रूल में चल रहा है, फिर भी हम चेक कर सकते हैं। देखो ये रहा ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, अरे ये क्या, ये तो चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी अपने दिमाग को खुला रखना है और अच्छे से हर चीज़ों को समझना है और करना है। ठीक है, मुझे पता है कि तो आप लोग जब पढ़ने बैठते हो आपका दिमाग जो है कुछ और चीज़ें, कई सारी चीज़ें सोचता है, बट यू हैव टू बी क्वाइट एक्टिव वाइल स्टडिंग। तो यहाँ देख रहे हो डॉबर्नियर ट्राइड्स भी
लागू होता है, लिथियम सोडियम कैल्शियम। एक बार हमने CBI का किया था ना, ठीक है ना, क्लोरीन, क्या, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका किया था। पर ये देखो यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, कहाँ गया आयोडीन, आपको खोजना पड़ेगा, इधर आयोडीन आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ, आंसर क्या होना चाहिए? Yes, yes. The dominant triads also exist in the columns of Newlands octave. Yes, but not all. Okay, so it's a purely activity-based question. So you can write yes. One of the triad is there in the Newlands law of octaves, but I'm not seeing any other one. Okay, you're not seeing others. So now this one, calcium, strontium, barium. खोजो इसको भी, कहाँ गया? कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम नहीं है, कहाँ है? कैल्शियम, जिंक, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, वेरियम कहाँ है, कहाँ नहीं, पता नहीं। ठीक है, तो एक है, तो आप लिख सकते हो कि yes but not all. Correct. What were the limitations of Daubigne's classification? What were the limitations of Newland's law of octaves? एग्जाम में लिख लो, आएगा ही आएगा, मेरी तरफ से लिख लो कि आएगा ही आएगा। बोलोगे सर आया नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट यही आएगा, हो सकता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। मैं बोलूँगा कि नहीं, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स ऑफ ऑक्टेव्स आएगा, हो सकता है वो ना आए, पर लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर क्लासिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और दोनों का ही लिमिटेशन यहाँ पर मेंशन है। इसका देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का 3 लिमिटेशन डायरेक्ट यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन करके दिया हुआ है, इसको तो रट्टा मार लोगे, मैंने समझा भी दिया अभी। फिर डोबेनियर ट्राइड्स का लिमिटेशन क्या है, क्या है डोबेनियर ट्राइड्स का लिमिटेशन, कुछ आइडिया है? नो, ओके। This one, Daubigny could only identify 3 triads from the elements known at that time, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन जो है वो यूज़फुल उतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 ही थे उस टाइम पे, वो किए ही, निकाले ही 9 का ट्राइड्स बस। यानी कि ऑब्वियसली इनका जो था ये एक फ्लूक तो नहीं कह सकते, अंदाज तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ तो ट्रेंड था उसमें, बट सक्सेस नहीं हुआ। करेक्ट, ये बात है। चलो आगे बढ़ें और मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल क्या है और ये कहाँ से आया, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। चलो आगे, अब यहाँ पर हम कर रहे थे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली, तो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब क्या है, कोई मुझे बता पाएगा कमेंट बॉक्स में? बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस प्लान करने वाला हूँ, उस टाइम पे आप भाग नहीं सकते, आपको रिप्लाई देना होगा सामने भी। करेक्ट, देखो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस का मतलब ये होता है, केओस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में हॉट स्पॉट होना, वॉच इन द सेंस कोई भी चीज़ जो है वो अरेंज नहीं होना, रिदम में नहीं होना। ठीक है, उन केओस में से अगर हम कोई ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है, या उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें कोई रिदम लाएं, ठीक है, उसी को इस वर्ड यहाँ लिखा गया मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। तो मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल एक केओस में उस टाइम पे जो केमिकल साइंस, क्या केमिस्ट्री कह सकते हैं, उसमें जो चल रहा था ना कन्फ्यूजन, उसमें बहुत बड़ा हाथ, उसको क्लियर करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल का। देखो जल्दी से मैं ही बताता हूँ कि पहली बात वो इंसान कौन थे। इनका नाम था, अंडरलाइन कर देता हूँ, मित्री, याद रखना मित्री, डिमित्री नहीं है ये, इवानोविक मेंडलीव। नाम ही बड़ा अजीब है, जो यहाँ भी अजीब नाम हो समझ जाना कि वो रशियन इंसान है। ठीक है, यहाँ तक कि तुम बोला जाता है, ऐसा पॉपुलर सेइंग है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम कुछ भी लिख देते हो ना, कुछ भी लिख देते हो XYZ ABC, मजाक कर रहा हूँ मैं वैसे, तो ये किसी रशिया में किसी इंसान का नाम निकल आएगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अजीब नाम है, याद रखना। वैसे ये मैं जानता हूँ ये कोई जोक ही होगा। ठीक है, चलो, तो इनका बहुत बड़ा हाथ है पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बनाने में, या एक तरह का कह सकते हैं हम कि एक तरह का पैटर्न को पता करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ठीक है, आगे मैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इनकी, यहाँ चाहो तो इनका स्टोरी पढ़ सकते हो आप, इनके बारे में, इनका बैकग्राउंड सब जान सकते हो। ठीक है, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, जब इन्होंने काम करना शुरू किया ना, जब काफ़ी माथापच्ची स्टार्ट किया, तो 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे। ओके, 63 एलिमेंट्स आर नोन ओनली। ठीक है, और इनका ज़्यादातर ध्यान जो था वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के पीछे था, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे बाकियों के साथ और कंपाउंड्स फॉर्म करते थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो एक चीज़ लिखा हुआ है, द फॉर्मूले ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म एन एलिमेंट फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वाज ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। उनको बेसिक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब क्या, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे, आप इतना याद रखो, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है जब भी ये क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहे थे। तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूला पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे कि कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्साइड्स किस तरह बना रहा है, हाइड्राइड्स किस तरह बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या था, इन्होंने क्या किया कि 63 कार्ड लिया, उनमें प्रॉपर्टीज़ लिख दिया, और जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे ना उनको एक साथ लगा दिया वॉल में। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या नोट किए, मैं अंडरलाइन करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियडिक टेबल। ऑब्वियसली पीरियडिक टेबल का मतलब ये हो गया कि वो एक अरेंज किया हुआ जो टेबल बनाए थे उसमें उनका प्लेस जो है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस थे वो।
यानी यहाँ पर एटॉमिक मास बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से थे। अभी मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ और मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमेशा इसको याद रखिएगा। और आप चाहें तो ये वीडियो को देखते देखते बुक में भी उसे अंडरलाइन हाईलाइट जो भी आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेंडलीव ने एक पीरियडिक लॉ बनाया, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये टीचर्स का, बोर्ड का भी। व्हाट वाज मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लिखना है कि मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियडिक फंक्शन मतलब क्या होता है बच्चे लोग? पीरियडिक फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप को रिपीट करती है कुछ एलिमेंट्स के बाद, तभी तो वो टेबल बनते हैं ना, तभी तो वो अरेंज होते हैं कि हाँ भाई कुछ एलिमेंट्स हैं उसके बाद फिर वही से प्रॉपर्टी रिपीट होगा, तो हम उन्हें अरेंज कर पाएंगे ना इन कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। तो इसको आपको जैसे भी करके इसको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो पीरियडिक टेबल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ग्रुप और पीरियड्स में। ग्रुप क्या होते हैं, हाँ ये देख लेते हैं, यहाँ पर बना हुआ है। तो ग्रुप क्या होता है, ये है हमारा ग्रुप और ये है हमारा पीरियड, ठीक है। यानी नीचे जाने वाला, नीचे की तरफ जाने वाला। आप सीधी सी बात है कि आप ये कह सकते हो कि भाई जो वर्टिकल कॉलम है वो पीरियड है और जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो ग्रुप है। क्लियर, समझ में आ गई ये बात? यहाँ देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप है और जो हॉरिजॉन्टल रो है वो पीरियड। जस्ट अ सेकंड, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या बताने में मुझे? ग्रुप 1 2 3 4, यस यस सही तो है। अच्छा मैंने शायद उल्टा बता दिया आप लोगों को, जस्ट अ सेकंड। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, हाँ जी, तो ये पीरियड है और ये ग्रुप है, ठीक है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, अगर मुझे मैंने गलत बताया है तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई है यहाँ पे, ऐसा कन्फ्यूज़न होता है देखो, समझ जाओ, इसलिए ध्यान देना ज़रूरी है। ये जो हॉराइजेंटल है ना, जो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है वो पीरियड्स है, और जो नीचे की तरफ आता है वो ग्रुप है, ठीक, ये पीरियड्स है। क्लियर, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ कितने ग्रुप हैं, यहाँ 8 ग्रुप है, देख रहे हो ना यहाँ पे 8 ग्रुप है। और पीरियड्स कितने हैं चेक कर लो, 6 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मेंडलीव पीरियडिक टेबल के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, खासियत क्या है, ठीक है। नाउ यहाँ देखो, जब पीरियडिक टेबल बनाया जा रहा था तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आए थे, ऐसे कुछ टाइम आया था जहाँ पे मेंडलीव को ज़्यादा एटॉमिक मास होने के बावजूद किसी एलिमेंट्स को पहले प्लेस करना पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे यहाँ 2 एलिमेंट्स है ना, मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई है। रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो मोर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ये बढ़ रहे हैं ना टेबल में। पर ये क्या किया था मेंडलीव, जिनका ज़्यादा था उनको भी कभी कभी वो आगे नहीं रख के पीछे रख दिया था, ठीक है, पीछे रख दिया था। क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर वो पीछे नहीं करते तो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम प्रॉपर्टी वाली एक जगह पे नहीं आ पाते, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज एग्जाम्पल? कोबाल्ट। कोबाल्ट एटॉमिक मास इज 58.9, अपीयर्ड बिफोर निकल जिसका एटॉमिक मास 58.7 है। देखो 0.7 वाले को तो पहले होना चाहिए ना, फोन्टाइन वाले को ज़्यादा आगे होना चाहिए, बट कोबाल्ट को पहले रखा गया है। क्यों, क्यों ऐसा क्यों है? पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हो, ये रहा कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, इसको निकल के पहले रखा गया जबकि इसका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा है निकल से। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोबाल्ट को अगर पहले नहीं रखा जाएगा तो सिमिलर नंबर वाले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर पैटर्न वाले, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि और भी तो है ना यहाँ पे, देखो उसके नीचे और 2 एलिमेंट है ना, इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एनोमलीज जो है वो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल है केमिस्ट्री में, ठीक है। हर जगह एनोमली है, हर जगह एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, और यही क्या, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन या बोल्ड डिस्कवरी जो था मेंडलीव का ये था, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम वी आर प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। उन्होंने कुछ जगह छोड़ कर रखा हुआ था कि भाई फ्यूचर में यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कवरी हो सकता है या कुछ एलिमेंट्स को हम डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो उन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आगे जाके क्या डिस्कवरी होने वाला है, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया एका, ठीक है। क्या एका, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सर क्या बोल रहे हो एका।
देखो शायद यहाँ पर वो लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वो लिखा नहीं हुआ है, पर उन्होंने क्या किया था कि जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, स्कैंडियम है, गैलियम है, तो ये सब तो आप लोग अभी देख रहे हो, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था ना, इनका नाम दे दिया था, एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। क्या है ये सब? इसका मतलब कि आगे जाके कोई एलिमेंट जो है वो इन एलिमेंट्स के, जिसका नाम उन्होंने दिया था एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, इसके जगह पे आएगा, और सही में उसकी जगह पे मेटल आया, एलिमेंट आया, और जब उसका प्रॉपर्टी देखा गया तो वो वही था जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई जो एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन का होगा, वही प्रॉपर्टी निकला। किसका किसका? स्कैंडियम, गैलियम, ये सब बाद में आए ना, उसका प्रॉपर्टी सेम था, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ था उनका। जैसे देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एका एल्युमिनियम एंड गैलियम, उन्होंने बोला कि इसका एटॉमिक मास 68 होगा, गैलियम का 69.7 है, पास पास है। उन्होंने बोला कि इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा E2O3, गैलियम का Ga2O3, फॉर्मूला क्लोराइड होगा ECl3, गैलियम का GaCl3, सेम ही है। यानी मंडली बेचारे जो उस टाइम पे प्रेडिक्ट किए थे, काफ़ी हद तक सही है, ठीक है, ओके, करेक्ट। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ। Noble gases like helium, neon, and argon have been mentioned in many a context before this. ठीक है, one of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. ठीक है, उन्होंने नोबल गैस के बारे में जिक्र किया था, बताया था, बोला था इस तरह के गैसेस होते हैं या होंगे, आगे जाके फ्यूचर में डिस्कवरी होगा, और सही में जब फ्यूचर में वो डिस्कवर हुए ना, तो उनको प्रॉपर प्लेस कर दिया जाया, मीन्स कर दिया गया मेंडलीव पीरियडिक टेबल में, बिना उसको डिस्टर्ब किए बिना उन्होंने टेबल को इस तरह कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया था। दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, ओके। So one of the strength of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. So you can write that. एडवांटेजेस में या हम अचीवमेंट्स में ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब अचीवमेंट्स का बात तो बहुत हो गया, लिमिटेशन की बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्काली मेटल। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन है वो, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अल्काली मेटल्स की तरह है, ठीक है। पर हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है और मेटल और नॉन मेटल से फॉर्म करके बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स, जबकि यहाँ पर उसको बनाया गया है, दिखाया गया है एज एन अल्काली मेटल, ठीक है। ठीक है, नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियडिक टेबल। ये पहला लिमिटेशन था मेंडलीव का कि उन्होंने हाइड्रोजन को कोई अच्छा जगह ही नहीं दिया, कोई प्रॉपर जगह ही नहीं दिया इस पीरियडिक टेबल में, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि हर एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो उसके एटॉमिक मास पे है। बाद में हमने देखा कि आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए, सॉरी। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ तो मास नंबर ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रही बात? Atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ जो थे वो लिमिटेशंस थे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एटॉमिक मास आर नॉट इंक्रीजिंग इन रेगुलर मैनर, तो किसी भी तरीके का प्रेडिक्शन करना जो था वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी, ठीक है। हैवियर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है, रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो आप किसी भी पैटर्न को जज नहीं कर सकते हो, तो आप बोल नहीं सकते, ठीक है, ये प्रॉब्लम था। इसके पहले वाला बात तो मैंने आप लोगों को बताया है, ध्यान से इसको थोड़ा समझ लेना। हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं मिला गया, मिल दिया गया, आइसोटोप्स बन गए, आइसोटोप्स का डिस्कवरी होने के बाद इनका जो थ्योरी है उसको और थ्रेट होने लगा, ठीक है। चलो, यूज मेंडलीव पीरियडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ACAL SiBa। देखो, प्रेडिक्ट करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला पता करना है, और ऑक्साइड का फॉर्मूला आप कैसे पता कर सकते हो? यहाँ देख रहे हो, K2O यानी R2O, RO, R2O3 ये सब दिया हुआ है, इसमें R की जगह आप कोई भी एलिमेंट लगा सकते हो। ये ऑक्साइड्स का फॉर्मूला है और हाइड्राइड का फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो फार्मूला से प्रेडिक्ट करना है ना हमको, तो आप जानते हो ना पोटाशियम जो है उसका एटॉमिक मास क्या है, पोटाशियम का एटॉमिक मास क्या है बच्चे लोग, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी पोटाशियम का फार्मूला आप जानते हो
उसको आपको डबल करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द एटॉमिक मास, ठीक है, और यहाँ से आप फिर उसका फॉर्मूला चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव बीन सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन दिस पीरियडिक टेबल एनी टू। तो गैलियम के अलावा देखो क्या था, देखो यहाँ पर दिया हुआ था ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ लगेगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वही उठकर आ जाएगा दोबारा कि हाँ भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे स्कैंडियम और जर्मेनियम, ये दो नाम आप लिख सकते हो, करेक्ट। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग दिस पीरियडिक टेबल, ऑब्वियसली एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को यूज़ किया गया था। व्हाई डू यू थिंक द नोबेल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, इसलिए क्योंकि दे वर क्वाइट डिफरेंट इन द प्रॉपर्टी, राइट, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, उनके सेल्स कंप्लीट है, तो उनको सेपरेट ही रखा जाएगा, दैट यू कैन राइट बाय योर ओन, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, पर मॉडर्न पीरियडिक टेबल समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेंडलीव पीरियडिक टेबल बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल करेंगे और उसके ट्रेंड्स को भी करेंगे, ओके। So today we'll do modern periodic table, okay, करेक्ट। मॉडर्न पीरियडिक टेबल आप लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले दिमाग में आपके ये आता होगा कि ये मेंडलीव पीरियडिक टेबल से अलग कैसे, एंड व्हाई देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को फाइंड करने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना, मैं ऑलरेडी यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इफ आई एम सेइंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन ऑब्वियसली ट्रस्ट मी दैट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Mendeleev periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table. तो क्या होगा मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, रादर दे आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट वो पूछ देते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोर प्रिसाइज है, ठीक है, ओके, ज़्यादा प्रिसाइज होगा, करेक्ट, इसलिए एटॉमिक नंबर का यूज़ किया गया। अब देखो ये जो चीज़ है ना, इसको तुम बुक में जब देखोगे तो आसानी से समझ पा रहे होगे कि किस तरह से इसको अरेंज किया गया। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, पहली बार समझने में ऑब्वियसली दिक्कत होता है, बट बेसिस सिर्फ इतना ही है कि ये एटॉमिक नंबर के साथ क्लासीफाई किया गया है और मेंडलीव पीरियडिक टेबल को एटॉमिक मास के साथ क्लासीफाई किया गया। और यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन पार्ट जो है वो मेटल है, बीच वाले जो ये पिंक दिख रहे हैं तुमको ये मेटलॉइड्स हैं, और ऑब्वियसली जो येलोइश पार्ट है, एनसीईआरटी में कलर चेंज होता रहता है, ठीक है, तो जो येलोइश पार्ट है वो नॉन मेटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें ट्रेंड्स कैसा होता है। ये ट्रेंड्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं और जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है ऑब्वियसली, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है, यानी कि पीरियड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं इस तरह से, और ग्रुप्स इस तरह से, ठीक है। ये ग्रुप्स हो गए, ये पीरियड्स हो गए। आई होप नाउ यू आर गेटिंग इट, ओके। नाउ ट्रेंड्स नोटिस करो, अब समझने की कोशिश करो कि आखिर पैटर्न कैसा है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स का सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन को लिया गया है, ठीक है, और आप लोग जैसे देख रहे हो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है कि ये ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 7 ही हैं, ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं द नंबर ऑफ सेल्स इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन को फिर से गौर करो तो फ्लोरीन में क्या होता है कि 2 7 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, पर क्लोरीन में वही चीज़ क्या होता है 2 8 7, करेक्ट, वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, साइज में, इस तरह से। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम से पहले अगर आप ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लो तो आप एग्जाम में उसको बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ना जब भी हाइड्रोजन का बात होता है ना, तो हाइड्रोजन एक एनोमली है, ओके, बिकॉज इट्स नॉट इन अ करेक्ट पोजीशन, बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड आइदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड। क्यों इसको प्लेस कर दिया जाता है कहीं भी, या मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में इससे प्लेस कर सकते हैं हम, इसमें बोला गया है कि कैन यू से वाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। ग्रुप 1 में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि भाई उसमें है ही एक ही इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हो, तो आप ग्रुप 1 में डाल लो। आप ग्रुप 17 में उसको क्यों रख सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर देखो, ठीक है, अगर ऐसे कंसिडर करो तो ग्रुप 17 में एक ही इलेक्ट्रॉन का कमी भी तो है ना, और ऐसे देखो तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन का कमी भी है, तो इस तरह से हम उसे रख सकते हैं, करेक्ट। आपको समझ में आ रही है ना बात, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा,
एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, या तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि वो अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट नहीं कर रहा, तो आप उसे प्लेस कर सकते हो इन वन ग्रुप, आइदर यू कैन प्लेस इट इन 17 ग्रुप एज वेल। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। इस तरह के क्वेश्चंस आते तो नहीं है वैसे, बट आ जाएँ तो भी आप लिख सकते हो बिकॉज यू नो अबाउट इट, राइट। ओके, ना अब आ जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे। क्या है ये इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता है? एनोमलीज, एक्सेप्शंस, बहुत सारे भर भर के होते हैं केमिस्ट्री में। तो इसमें दिया है एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन अ पीरियड, राइट। सो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एन इशू फॉर यू टू रिमेंबर इट। ओके, देखो एक और बहुत ही कॉमन चीज़ यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल्स इंक्रीज हो जाता है बाय 1 यूनिट। चलो इससे हम देख लेते हैं। देखो ये रहा मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और इसमें जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे रोटेट करने का, बट आई थिंक ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप जैसे देखोगे कि एक हम जब पीरियड में ऐसे जा रहे हैं ना, ये रहा पीरियड, ये रहा पीरियड का पैटर्न इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं कि वो एक एक यूनिट बढ़ रहा है ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, बस वही कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो एक पीरियड का क्या कोई पैटर्न है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके इक्वल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो भरे हुए होते हैं, यानी कि अगर किसी के 2 सेल भरे हैं तो वो उस पीरियड में सभी के 2 सेल ही भरे होंगे, के और एल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जैसे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब जो है आर्सेनिक, ये सब जो है थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। थर्ड पीरियड में बिलोंग करने का मतलब ये है कि इनके सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये के एल एम सेल में ही कंसंट्रेटेड होंगे। हम ये कह सकते हैं कि के एल एम सेल इनका फील्ड होगा। ओके, दैट्स वाई दे आर इन थर्ड ग्रुप। तो इस तरह से आप पीरियड को के पैटर्न्स को नोटिस करिए और ग्रुप्स के पैटर्न्स को नोटिस करिए। जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो। करेक्ट। बट अगर मैं पीरियड चेंज करूँ तो, अगर मैं दूसरा पीरियड के बाद तीसरे में आ जाऊँ तो ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड। तो अगर मैं फोर्थ पीरियड में आ जाता हूँ तो मेरे 4 सेल्स फिल्ड होंगे, फिफ्थ में आ जाता हूँ तो 5 सेल्स फिल्ड होंगे। क्लियर है? पैटर्न तो काफ़ी क्लियर है। ठीक है, चलो सही है। जस्ट अ सेकेंड, यस। नाउ यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ द रूल ऑफ 2n²। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, 2n²। फॉर एग्जाम्पल के सेल, आप लोग जानते हो 2n² का मतलब, के सेल का मतलब क्या? पहला सेल यानी n की जगह आप लिखोगे 1, तो 2 × 1² दैट इज नथिंग बट 2 ओनली, राइट। यानी कि उसमें, यानी इसका मतलब क्या है, के सेल में हमको जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करेंगे, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और इसी रूल से हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहला पीरियड में 2 एलिमेंट्स का जगह बन रहा है 2n² करने के बाद, दूसरे में कितना का बनेगा? 8 का बनेगा। ठीक है, ओके। सो third, fourth, fifth, sixth and seventh periods have 8, 18, 18, 32, 32 elements respectively. Obviously you will understand about the reason of this in higher classes. Okay, तो आगे बढ़ें। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अभी देखो उतना देर से हम ट्रेंड्स का ही चर्चा कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो है वो और वेल डिफाइंड तरीके से अच्छे से बताएगा, तो आप लोग को ध्यान से इसका समझना है। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल मीन्स व्हाट अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी आप सब जानते हो कि वैलेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। पर क्या ये सच्चाई है? ये कंप्लीट सच्चाई है? ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये इसके बाद तो और कुछ यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। तो आप जानते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कहाँ बढ़ते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कहाँ बढ़ रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो भी बढ़ते हैं, और अगर आप सीधे ग्रुप में नीचे आओ तो पूरा एक एक सेल जुड़ता जाता है, राइट। करेक्ट। सो यू कैन से अकॉर्डिंगली कि हाँ पीरियड में बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि हम ये गारंटी से नहीं कह सकते ना कि वैलेंसी ग्रुप में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हो सकता है कि ग्रुप में हम अगर आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 एग्जांपल्स ले लो, एक फ्लोरीन का ही एग्जांपल उठा लो और एक क्लोरीन का। तो फ्लोरीन का एटॉमिक जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 2 के बाद 7 है।
इसका क्या है, 2 के बाद 8 है, उसके बाद 7 है। यहाँ देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों का 7 ही है ना, सेम है, तो वो ग्रुप में सेम तो है, तो ग्रुप में तो सेम रह रहे हैं, यानी पीरियड में ही बढ़ेंगे। अब एटॉमिक साइज की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या होता है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉट एक्जैक्टली हाइड्रोजन, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अदरवाइज आपको तो ट्रेंड नोटिस करना है। यस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड, ओके, बट अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओ तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगा। कई बार एग्जाम्स में क्या करता है कि इसका रीजन पूछ देता है, वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो बेसिकली वो साइज को रिड्यूस कर देते हैं एटम्स के, ठीक है। तो द रीजन बीइंग दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, सो इट्स बेसिकली पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ एटम। अरे बहुत आसान है, समझ पा रहे होगे, हमारे स्कूल में तो हमको कोई इतने अच्छे से समझाया नहीं, आपको क्या है, आप लोगों को समझाने के लिए टीचर्स हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए, आप लोग बहुत ही आसानी से इसे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम में जब न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। वाई? बिकॉज दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से साइज जो है वो छोटा होने लगेगा। पर ये कहाँ का ट्रेंड है, ये लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, ओके। सो अकॉर्डिंगली सी इट एंड ट्राई टू लर्न इट। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ग्रुप में जैसे नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि नए सेल ऐड हो रहे हैं ना हर स्टेप में, तो बढ़ेंगे ही, करेक्ट। Correct. I hope now you understood. Metallic and non-metallic periods. So, एक पैटर्न की तरह अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या चीज़ है, metals like sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while non-metals like sulfur and chlorine are found in the right hand side. और बीच में जो होते हैं वो मेटल और मेटालॉइड होते हैं। कहने का ये मतलब है कि मेटल जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं वो राइट हैंड साइड में अवेलेबल होते हैं, और मिडिल में क्या होंगे, मेटालॉइड। मेटालॉइड जो होते हैं ये मिडिल में होते हैं। सो काइंडली अवॉइड और इग्नोर माई हैंड राइटिंग, ठीक है। मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए आपको समझ में आया और आपको थोड़ा सा पढ़ाई को प्रति सीरियसनेस जागी, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। मेटालॉइड जो है वो मिडिल में होते हैं, नॉन मेटल राइट में होते हैं और मेटल्स लेफ्ट में होते हैं। अगर आप चाहो तो आप पीरियडिक टेबल को देखोगे तो वो एक जिगजैग लाइन से उसको सेपरेट किया गया है, okay, and that zigzag line, this one, the pink one, is they are metalloids. Obviously the greener one, they are, yes, they are metals, and right hand side they are non metals. तो मैंने इस चीज़ को ऑब्वियसली यहाँ पर लिख भी दिया है और आप निमोनिक्स की तरह उसे याद भी कर सकते हो, नॉन मेटल्स एट राइट, मेटल्स एट लेफ्ट, ओके। कुछ आपको अगर मेटालॉइड का नाम जानना हो तो यहाँ पर दिया गया है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इनको मेटालॉइड या सेमी मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। So everybody knows that metals are electropositive, they have a tendency to lose electrons, rather non-metals are electron negative and they have tendency to always accept electrons, correct. So I'll just give you the gist of whatever is written here. Metallic character decreases across a period and increases down a group. मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का पावर ज़्यादा है वो मेटेलिक है, जिनमें रिसीव करने का ही हमेशा पड़ा रहता है जिनको, वो नॉन मेटालिक है, ठीक है। तो जैसे कि आप पीरियड में नीचे की तरफ आते हो, तो मैंने ही आप लोगों को बताया था कि पीरियड में जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आपका सेल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाने से क्या होगा, यस ट्राई टू से, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाने से आपका मेटल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स या मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ा, मतलब हमारा एटम जो है वो या न्यूक्लियस जो है वो उतने अच्छे से आउटर इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएगा, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, करेक्ट। तो इस तरह से ये चलता है, करेक्ट। नाउ नॉन मेटल्स आर फाउंड इन राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सो नो नीड ऑफ राइटिंग इट अगेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर अपने इस बुक में कह रहा हूँ, सॉरी, हम लोग अपना इस जो क्लास है हमारा, इसमें हम ऑब्वियसली इसे सॉल्व करेंगे। मेरा अभी स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा PYQ सॉल्व करने में है, सो बहुत जल्द PYQs आने वाला है, जिससे कि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, करेक्ट। और अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, पर्सनलाइज्ड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको बहुत जल्द हम अपने ऐप लॉन्च करने वाले हैं, उस पर आप कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए आप जूम ऐप पे हमारे क्लासेस को कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन
बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके।